1970s का पीरियड भी कुछ अजीब तरह का था। एक तरफ जहां साइंस प्रोग्रेस कर रहा था, दुनिया चांद पे पहुंच गई थी, स्पेस में चली गई थी, वहीं पर वो एक पीरियड ऐसा भी था कि जब लोग फॉर्चून टेलर्स या जो आपको आपका फ्यूचर बताते हैं, इन पे भरोसा किया करते थे। इन्हीं में से एक थे डायलन। डायलन एक कंपनी को चलाया करते थे जो कि लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेती थी। आपको कुछ भी चाहिए, कैसी भी चीज चाहिए, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, वो ढूंढ कर लाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक खास तरह का हीरा नहीं मिल रहा है तो उसको कहीं से भी ढूंढ कर ले आते। अब चाहे खरीदना पड़ता, चाहे उधार मांगना पड़ता, चाहे चुराना पड़ता, सारे काम वो कर लिया करते। ऐसे लोगों के पास आमतौर पर जो लोग आते हैं वो इलीगल काम करवाने ही आते हैं, और डायलन इस काम को बखूबी कर लिया करते, क्योंकि उनके पास इस तरह के काम करने वाले बहुत सारे लोग थे जिनको कॉन्ट्रैक्ट देके हायर करते, काम पर भेजते और इस काम को करवा लेते। तो एक तरह से देखा जाए तो डायलन का जो काम करने का तरीका था ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल था। दूसरी तरफ डायलन फ्यूचर को बहुत मानते थे, तो उनके कोई एक गुरु थे जो आमतौर पे होते हैं, उनके पास में वो होरोस्कोप भेजा करते। होरोस्कोप यानी आपकी जन्म कुंडली, आपके बर्थ का प्लान जो आपके रिलीजियस लोग बनाते हैं, वो भेजते। वो आमतौर पे ये भी करते कि उनके लिए जो काम करने वाले लोग थे उन सभी के होरोस्कोप ऐसे भेजा करते। तो खैर उन्होंने वही किया था। उन्होंने एक अपने लिए काम करने वाली लड़की थी जिसका नाम रूमी था, उसका होरोस्कोप भेजा था, और वो जो उनके गुरु थे, रिलीजियस गुरु, उन्होंने चेक करके जवाब भेजा और लिखा कि साहब अगले 2 हफ्तों में इसकी मौत पॉइजन से हो जाएगी। और ये सुनकर या ये पढ़कर डायलन बड़े खुश हुए। अब क्यों खुश हुए और ये उन्होंने पढ़कर ऐसा क्यों सोचा कि ये अच्छी बात है, या आप आगे चल के जान जाएंगे। फिलहाल उन्होंने रूमी को बुलाया। रूमी से कहा कि रूमी देखो, एक असाइनमेंट हाथ में आया है। अफ्रीका में एम्ब्रोज रहा करते हैं। रूमी ने कहा वही एम्ब्रोज जिनको कि बहुत से लोग सर एम्ब्रोज के नाम से जानते हैं, जो पहले कभी कनाडा में रहा करते थे और काफी अमीर हुआ करते थे, रॉयल थे, अमीर तो अब भी हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ वही एम्ब्रोज। तो उन्होंने कहा कि भाई एम्ब्रोज के बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा है, उनकी अपनी आर्मी होती है, बाहर के लोगों से वो मिलते नहीं है, उनके पास बहुत सारी पुरानी चीज़ों का कलेक्शन भी है। उसने कहा हाँ बस वही बात है, उनके पास में कुछ 18th सेंचुरी का एक खास नेकलेस है रखा हुआ, वो नेकलेस हमारे क्लाइंट को चाहिए, वो काफ़ी पैसे दे रहा है, तुमको भी इस मिशन में बहुत पैसे मिलेंगे। तुम काफ़ी दिन से कह रही हो ना कि अब तुम इस तरह के काम छोड़कर रिटायर्ड होना चाहती हो और उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो पैसा तुमको मिलेगा। तो देखो वहां जाना है और नेकलेस लाना है। उसने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, वहां जाना तो काफी रिस्की है, आप जानते हैं कि वहां कितनी मुश्किल है। सबसे पहली बात तो यह है कि जहां हम वहां जाते हैं तो वहां पर तो 3 देश की आर्मी उस एरिया में एक्टिव होती है। कोई ना कोई आपको देख लेता है, पकड़ लेता है, गोली मार देता है। अफ्रीकन आर्मीज है, मजाक की बात तो है नहीं। इसके अलावा एम्ब्रोज साहब के अपने गुंडों की आर्मी है और वो बड़ी बेदर्दी से मारती है, उनको किसी सरकार को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई आखिर अफ्रीका है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, तो वो गिरफ्तार नहीं करते, मार ही देते हैं। इसके अलावा वहाँ ट्राइब्स हैं, जंगली लोग जो कि मैन ईटर, इंसानों को खाने वाले हैं। चलो जान से मार दे समझ में आता है, वो तो जिंदा इंसानों को भूनते हैं और फिर उनको खाते हैं, कितनी दर्दनाक मौत होती है। और फिर इसके अलावा वहां पर अलग अलग तरह के जानवर भी होते हैं। पाइथन यानी कि अजगर जो इंसानों को निगल लेते हैं, क्रोकोडाइल जो आपको खा जाते हैं, इसके अलावा फिर टाइगर, शेर, उसके अलावा फिर पैंथर वगैरह तो हुए ही, पर इसके अलावा फिर वहां पर आपके स्पाइडर्स भी होते हैं जो कि बड़ी बड़ी मकड़ियां जो बड़ी जहरीली होती है, स्कॉर्पियंस वगैरह होते हैं, वो सारे तो है ही। तो भाई मरने का तो वहाँ सारा इंतजाम है, ऐसे कि आप जाने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम डरो नहीं, वहां तुम एक गेस्ट की तरह से जाओगी, एक स्पेशलिस्ट टीम का हिस्सा बनकर, और अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ में कोई और भी रहेगा। वहां तुम्हें जाना है, एक बार तुम वहां पहुंच जाओ उस मिशन में तो तुमको एम्ब्रोज वो सारी चीजें वगैरह दिखा देंगे वहां की, उनको एक बार देख लेना। इसके बाद में उस नेकलेस को वहां से चुराना है। यहां तुमको अपने चालाकी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एम्ब्रोज में ये कमजोरी तो है कि वो खूबसूरत लड़कियों को देखकर थोड़ा सा पिघल जाते हैं, उनको अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो और कितने चालाकी से अब तक के काम करते चली आई हो, तो वही काम तुमको वहां करना है। एक बार तुमको ये पता चल जाए कि भाई ये नेकलेस यहाँ पर है, उसे चुरा लो, साथी की फिक्र मत करो, वहां से निकलकर भाग आ जाओ। अपने आप को बचाने में वो काबिल है, एम्ब्रोज से वो किसी ना किसी तरह से निपट लेगा, और न भी निपटेगा मर भी जाएगा तो हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ सही सलामत आ जाना, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा।
तो रूमी ने कहा कि इसके लिए मुझे कितने पैसे मिलेंगे। उन्होंने जो रकम बताई वो रूमी की उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी और उन्होंने कहा कि इसका आधा हिस्सा मैं तुमको अभी ही दे रहा हूँ, बचा हुआ तब जब तुम यहाँ पर आ जाओगी। रूमी इससे बड़ी खुश हो गई। अब सबसे पहले हम डायलन के बारे में जान लेते हैं, जो उससे अभी बात कर रहे थे। डायलन और एम्ब्रोज ये दोनों बहुत पहले कभी कनाडा में ही क्लासमेट हुआ करते थे, मगर दोनों के फैमिली बैकग्राउंड में बहुत फर्क था। अमीर दोनों ही थे, मगर डायलन के जो फादर थे वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे, उनके लिए ही वो काम किया करते थे। और डायलन पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा होशियार भी नहीं थे, ना उनकी कंपनी अच्छी थी। फादर ने कभी ज़बरदस्ती नहीं की कि वो इस क्राइम के एरिया में आए, वो तो चाहते थे कि पढ़ लिख करके अपनी ज़िंदगी बनाए। मगर फादर की मौत के बाद उनके रिंग को इन्होंने कंट्रोल कर लिया और फिर ये इसी तरह के काम बाद में करने लगे। इसका नतीजा अब ये था कि इस तरह से चुराई हुई चीज़ों को ये सप्लाई करने का काम कर रहे थे। दूसरी तरफ एम्ब्रोज, जो उनके दोस्त थे, जो डायलन को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, कहते हैं ना कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन या आपके सबसे खतरनाक आदमी वही हो सकता है जो पहले कभी आपका गहरा दोस्त रहा हो और अब दुश्मन बन गया हो। बस वही बात यहां पर भी थी। तो एम्ब्रोज डायलन के बारे में बहुत कुछ जानते थे और वो ये भी जानते थे कि डायलन ने उनके पास से कुछ चीज़ों को इसके पहले चुराने की कोशिश तो की थी। खैर, एम्ब्रोज के साथ में ऐसे था कि वो एक बड़ी रॉयल फैमिली के थे। उनके फादर की मौत बहुत जल्दी हो गई, उनके हाथ में सारे वो पावर आ गए। अब एम्ब्रोज के साथ कुछ यूँ था कि इनके ख्याल बड़े ऊंचे थे, नौजवान थे, सोच रहे थे कि भाई शादी ब्याह करने की इतनी जल्दी क्या है, अभी तो उम्र का 25 साल ही आया है, 5 साल तक के थोड़ा मौज मजे करेंगे, पैसा तो बहुत सारा हाथ में आ ही गया है, तो उसके बाद में कोई खूबसूरत सी लड़की हो सके तो कोई मिस वर्ल्ड, उससे वो शादी कर लेंगे। लेकिन बात ऐसी थी कि मिस वर्ल्ड को इम्प्रेस करने के लिए कुछ और बहादुरी दिखाने की जरूरत थी, ऐसा उनका सोचना था। वरना कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो बगैर बहादुरी दिखाए से भी शादी कर लेते हैं पैसों के भरोसे। लेकिन ये साहब कुछ और तरह से सोचते थे कि भाई कोई बहादुरी का काम करेंगे और लड़की के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। इस चक्कर में उन्होंने ये किया कि वो जो कनाडा के नॉर्थ में जो जंगल वगैरह होते हैं वहां जाके उन्होंने शिकारों का सिलसिला शुरू किया। अब उस जंगल में कई तरह के बियर्स पाए जाते हैं। ब्लैक बियर वो खतरनाक नहीं होता, अगर अपने बच्चों के साथ वगैरह ना हो, फैमिली के साथ ना हो, आप उसको छोड़ दो, वो आपके पीछे नहीं आता है। लेकिन वहां पर उस थोड़ा ऊपर जाने के बाद ग्रिजली बियर होता है, भूरे रंग का, ये बड़ा खतरनाक होता है, अटैक कर देता है। और फिर उससे भी और ऊपर जाए तो फिर पोलार बियर होता है जो सफेद रंग का, वो अगर आपको दिख जाए तो फिर वही आपको देख लेता है, बचने के कोई चांस नहीं होते। खैर वहां तक तो ये नहीं पहुंचे, ग्रिजली बियर का शिकार करते रहे। एक दिन दांव उल्टा पड़ गया, बियर ने इनका शिकार कर लिया, बच तो गए लेकिन इनका दायां हाथ बेकार हो गया। जिंदगी से बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया। अब एक अलग तरह की थिंकिंग इनकी थी, भाई लोग तो ऐसे भी करते हैं ना कि अपाहिज होने के बाद भी शादी ब्याह कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं पैसों के भरोसे। कई लोग कई लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां शादी कर लेती हैं ऐसे लोगों से, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते थे। उनको भीख में या पैसे में कोई चीज नहीं चाहिए थी, वो चाहते थे कि उनको अपनी बहादुरी से मिले। तो उनका दिल खट्टा हो गया। हाथ तो उन्होंने दूसरा वाला लगवा लिया, नकली हाथ, लेकिन हाथ तो नकली ही था। और इसके भरोसे रोमांटिक शादी वो कर ले, ऐसा वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपना जितना भी वहां का ताम झाम था, सामान था, वो सारा कुछ बेच बाच डाला, प्रॉपर्टी को बेचा, सारे पैसों को समेटा। अब ऐसा था कि नॉर्थ अमेरिका में इन पैसों के भरोसे आपको स्पेशल राइट्स तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबके राइट्स इक्वल होते हैं। तो उन्होंने सीधा अफ्रीका का रुख किया। अफ्रीका में बोस्टानिया के पास एक जगह थी जहां पर 3 और अलग अलग देश थे, वहां का एक जंगल था। तो वहां की गवर्नमेंट को थोड़ा सा वो इम्प्रेस करके उन्होंने वहां पर अपनी एक विला बना ली। वहां उनका ही राज चलता था, उस एरिया में कहीं कोई नहीं आएगा। लेकिन उस पैसों के दम पर यह होता था कि बाकी की 3 आर्मीज भी उस एरिया को प्रोटेक्ट करती। इसके अलावा उनके अपने गूंस और गुंडों की आर्मी तो थी ही। अब उन्होंने विला बना ली, वहां पर वो रहा करते थे। वो किसी से मिलने नहीं जाते, लोग उनसे मिलने आते थे। क्यों मिलने आते थे, इसकी भी वजह थी। उनके पास जो पुरानी चीजों का कलेक्शन था वो काफी बड़ा था, जिसमें नेकलेस की जो बात चल रही है वो भी था। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े लोग वहां मिलने आते, देखते, उनसे बात करते। अब सभी लोग एक चालाकी करते ऐसे वक्त में कि जब भी उनसे मिलने जाना होता तो टीम में एक खूबसूरत लड़की को रखते, रिप्रेजेंटेटिव बनाकर। कहते कि भाई हमारी कॉन्टैक्ट ऑफिसर है, और फिर उससे वो साहब बातचीत करके बड़े खुश हो जाया करते एम्ब्रोज। तो उनका काम उस तरह से चल जाता, किसी तरह से होता है ना, कुछ लोग थोड़े से बदमाशी भी शराफत के साथ करते हैं, उन्हीं से एक वो थे। तो शायद उनका पुराना जो ख्याल था वो उसमें जाग जाता होगा कि भाई अगर मेरा एक हाथ बर्बाद ना हो जाता तो शायद इस तरह कोई लड़की मेरी वाइफ रहती, मेरी जिंदगी कुछ यूं रहती। बहरहाल वो उन चीजों को देखकर बड़े खुश हुआ करते थे। तो लोगों को बुलाते, लोग वहां आते, उनको देखते, और इस तरह से काम उनका चलते रहता था।
तो अब के बार में इसी का फायदा उठाते हुए डायलन ने, अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि भाई आपके यहाँ सिक्योरिटी जो है, किसी और के थ्रू उनसे कहलवा दिया कि सिक्योरिटी जो है इसका असेसमेंट करने के लिए कोई एक्सपर्ट्स आएंगे, और उसी एक्सपर्ट्स की टीम में उन्होंने किसी तरह से रूमी को फिट कर दिया था। अब इस किस्से को और आगे बढ़ने के पहले हम ये जानना लेते हैं कि रूमी के बारे में क्या था। रूमी के फादर एक मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे। चाहते थे कि रूमी पढ़ लिख कर एक अच्छा सा घर बना ले, अपनी जिंदगी को अच्छे बिताए। ऐसा हो भी जाता, मगर रूमी की माँ की मौत हो गई। फादर के साथ वो काम करती रही। अब फादर स्पोर्ट्स में, हंटिंग में, बाकी चीजों में इंटरेस्टेड थे। रूमी 14 साल की थी तभी से इन कामों को करने लगी। इसके अलावा मुश्किल ये हुई कि रूमी जब 18 साल की हुई, फादर की डेथ हो गई। रूमी ने उसके बाद में मिलिट्री में अप्लाई कर लिया, उसको वहां ले लिया गया, ट्रेनिंग दी गई। रूमी ने अच्छी तरह से ट्रेनिंग ली मिलिट्री की। जब सारा कुछ ठीक हो गया और उम्र के जब वो कुछ 22-23 साल में ही वो आई थी, अब उसका मिलिट्री करियर शुरू ही हो सकता था कि ऐसे में उसके अंदर में एक एलर्जी डेवलप हुई, जो कि मेटल से एलर्जी थी। अपने बॉडी पर वो किसी तरह के मेटल को अगर पहन ले तो रैशेस आ जाते, उस पर रिएक्शन हो जाती। अब जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा आपके साथ में हो, आप मिलिट्री में तो काम नहीं कर पाओगे। मिलिट्री ने उसको डिस्चार्ज कर दिया, हालांकि एक ऑफर भी दिया कि आप बैकडोर में रहकर काम कीजिए, खाना बनाने का, कपड़े साफ करने का, सप्लाई का, इस तरह का, क्योंकि आपकी एबिलिटीज लिमिटेड है। आप मेटल के साथ में आपका कॉन्टैक्ट है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो तो नहीं होना चाहिए। लेकिन रूमी ने इस बात से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि ऐसे काम में वो पड़े, वहां से वो निकल कर आ गई। लेकिन अब वो एडवेंचर का शौक तो उसको था ही, तो पाथ फाइंडर का काम करने लगी, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे कनाडा के नॉर्थ एरिया में बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, अलग अलग तरह की चीजें देखने आते हैं, उनको गाइड की जरूरत पड़ती है। अब जंगल में जाना कोई मजाक की बात तो है नहीं, तो रूमी उनके साथ में जंगलों में जाया करती, और उसने इस टेक्निक को वहां सीख लिया था कि जानवरों को बगैर हथियारों से भी डराकर अपने आप को कैसे बचाकर रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्लैक बियर है, आप आग लगा दीजिए, वो भाग जाता है डर के मारे, वहां नहीं आता, या फिर आप उसको टाल दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बियर्स जो होते हैं या तो बहुत सवेरे या बहुत शाम में एक्टिव होते हैं, दिन में एक्टिव नहीं होते, तो ऐसे में वो अपने साथ में लोगों को लेकर जाती। ग्रिजली बियर जो होता है, उससे बचने का तरीका ये है कि अपने साथ में जोर जोर से आवाज वाला म्यूजिक बजाइए या शोर कीजिए, या आपके साथ में जो टीन के डिब्बे विब्बे होंगे उनको पीटिए, तो वो वहां नहीं आएगा। इसके अलावा आपको जो गार्बेज का कैन वगैरह उसको टाइटली बंद करके रखिए, तो वो सूंघते वहां नहीं पहुंचेगा। तो ये सारी टेक्निक्स। और जैसे पोलार बियर है, तो उसके लिए तो एक ही तरीका हो सकता है कि अगर पोलार बियर आपको दिख जाए, जो कि दिखना चाहिए, न दिखे तो फिर तो आपकी कहानी खत्म हो जाए, पर दिख जाए तो पहले भाग कर जाकर या तो किसी घर के अंदर में अपने आप को बंद कर लीजिए, और घर ना हो तो जिस व्हीकल में आप आए उस व्हीकल में बंद कर लीजिए और बिना हिले डुले से पड़े रहिए। आएगा, सूंघेगा, देखेगा, थोड़ा हिलाएगा व्हीकल को और चला जाएगा, फिर अटैक वो नहीं करेगा। तो ये सारी टेक्निक उसने सीख रखी थी। इसमें जाहिर सी बात थी उसको वेपन से उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं आता, तो एलर्जी उसको नहीं आती। इस काम को कर रही थी। इन कामों को करते करते एक बार उस पर नजर पड़ी डायलन के, क्योंकि डायलन इस तरह कुछ शिकार विकार के चक्कर में वहां आए थे। उन्होंने रूमी को देखा, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि देखो रूमी, इस तरह से काम नहीं चलेगा। तुम चाहती हो ना कि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिले, तो तुम मेरे लिए काम करना शुरू कर दो। अब रूमी के साथ बात ऐसी थी कि इस बीच में उसके कांटेक्ट एक यूरोपियन, एक हैंडसम से नौजवान से हो गए थे, जिसका नाम रॉजर था। अब रॉजर को रूमी की लाइफस्टाइल पसंद ना आए। भाई जाहिर सी बात है, बीवी प्यार करने की चीज होनी चाहिए, डरने या डराने की चीज नहीं। रूमी के साथ तो वही मामला था। मतलब खूबसूरत तो थी, लेकिन जिस तरह की वो एक्टिविटीज करती थी, कभी मरा हुआ जानवर लेके आ रही है, कभी शिकार पे कहीं जा रही है, कभी पाथ फाइंडर का काम कर रही है, कभी गाड़ियों को चला रही है, तो ये सारे कामों को तो करने वाली वाइफ नहीं चाहिए। तो उस वीडियो में कहा कि देखो भाई, मैं तुमको चाहती जरूर हूं, मगर मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। ठीक है, तुम्हारे साथ में पैसा है, तुम्हारा कमाया हुआ है, मुझे अपने साथ में अपना पैसा चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर बहुत ज्यादा पैसा छोड़कर मरे नहीं। मिलिट्री में काम करती तो मुझे बहुत पैसा मिलता। अब जो मैं काम कर रही हूँ उसे काम चलाने लग पैसा मिल जाता है, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं। उसने डायलन का नाम नहीं बताया। इनके साथ में कुछ दिन काम कर लूँ, पैसा काफी मिलता है। एक बार ये पैसा मिल जाए, मैं तुमको आके यूरोप में ज्वाइन कर लूँ, फिर हम वहां शादी ब्याह करके रहेंगे। रॉजर इस बात को मानना तो नहीं चाहते, लेकिन वो भी जानते थे कि रूमी जो है वो बड़ी जिद्दी है, अड़ियल है, अपनी बात तो मनवा के ही रहती है। तो उन्होंने उसकी बात को मान लिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूं। तो इससे वो वहां से तो यूरोप चले गए, रूमी का वेट करने लगे। रूमी यहाँ काम कर रही थी, और काम करते करते अब रूमी को वक्त मिल गया था अच्छी तरह से इस बात का कि
अगर वो जाती है इस तरह से अफ्रीका में, तो वहां पर तो उसको काफी सारा पैसा मिल जाएगा और ये पैसे से जाकर वो रॉजर को यूरोप में ज्वाइन कर लेगी। और इन्हीं सभी वजह से अब डायलन ने यह किया था कि रूमी को बुलाने के पहले उसका होरोस्कोप भिजवाया था अपने उसी गुरु के पास में, रिलीजियस फिगर के पास में, और उसका जवाब भी आ गया था कि भाई ये लड़की की या जिसका भी होरोस्कोप है उसकी मौत जहर से अगले 2 हफ्ते में हो जाएगी। और ये सुनकर डायलन बड़े खुश हुए। अब खुश क्यों हुए उसकी भी वजह थी। डायलन ये जानते थे, अब ये तो खैर उनको भी पता था कि होरोस्कोप जो देखते हैं दिखाते हैं वो परफेक्ट तो नहीं होता है, कई बार तुक्का लग जाता है, कभी नहीं भी लगता है। और ऐसे में जब नहीं लगता है तो जो ऐसे रिलीजियस फिगर्स वगैरह होते हैं वो बहाना बना देते हैं कि स्टार्स बदल गए या आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसे नहीं हुआ। लेकिन अगर हो गया तो कह देते कि हमने तो कहा था ऐसा होता है। लेकिन फिर भी अब जो उनकी प्रैक्टिस थी डायलन की, उसके हिसाब से उन्होंने होरोस्कोप भेजा था। और जब लिखा कि लड़की 2 हफ्ते में मर जाएगी तो उनको उससे बड़ी तसल्ली मिली। उसकी वजह थी वो ये बात को अच्छी तरह से जानते थे कि एम्ब्रोस के यहां जब भी कभी उस नेकलेस की चोरी होगी, जो कि रूमी कर लेगी, रूमी बहुत होशियार है, अगर वो चोरी कर लेगी तो एम्ब्रोस को देर या सवेर इस बात का पता चल जाएगा कि इसको रूमी ने किया है। वो रूमी को ट्रैक करने की कोशिश करेगा। ऐसी खूबसूरत लड़की जो है वो बहुत देर तक के छिपके नहीं रह सकती है और रूमी को इसकी खबर भी नहीं रहेगी। वो तो उनके साथ में वही काम कर रही है, उसको ढूंढना मुश्किल काम नहीं रहेगा। कनाडा में ढूंढ लिया जाएगा। ऐसे कनाडा की आबादी ऐसी कितनी होती है और ऐसी लड़कियां तो छिपी भी नहीं रह सकती, तो उसको ढूंढ लिया जाएगा। एक बार उसको ढूंढ लिया जाए और पकड़ लिया जाए तो वो ये होगा कि वो उससे फिर एम्ब्रोस जो होगा वो डायलन का पता लगा लेगा। कोई तीसरा आदमी होता तो छोड़ भी देता, लेकिन डायलन को एम्ब्रोस छोड़े ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ये क्लासमेट थे दोनों में काफी राइवलरी रही थी। पहले दोस्ती थी फिर राइवलरी रही थी। एक बार कुछ यूं भी हुआ था कि डायलन ने कुछ एम्ब्रोस को थप्पड़ वगैरह लगा दिया था और एम्ब्रोस ने कहा था इसका बदला वो लेके रहेगा। खैर उसकी फिर नौबत नहीं आई, डायलन वहां से चले गए, एम्ब्रोस अपने काम में बिजी हो गए। फिर उनका वो एक्सीडेंट भी हो गया, शिकार के वक्त में एक हाथी चला गया, अब क्या दुश्मनी मोल लेते। तो खैर वो सब हुआ नहीं। वो करीब करीब उस वक्त एम्ब्रोस डायलन को भुला चुके थे। लेकिन अब अगर ये चोरी होती है और एम्ब्रोस के सामने डायलन का नाम आता है, वो तो बदला लेने की कोशिश करेगा। और फिर जो ये नेकलेस को मंगवा रहा था उसने वो काफी पैसे दे रहा था, उसने ये कहा था कि इस बात की खबर किसी को कानो कान न लगे कि ये नेकलेस हम तक पहुंचा है और नेकलेस चुराया हुआ है। अब इतना पैसा दे रहा है और नेकलेस चुराया हुआ है पता नहीं चलना चाहिए, तो जो इसकी चोरी करेगा उसका मरना भी जरूरी था। और इसीलिए रूमी मर जाएगी जब उनको ये तसल्ली हो गई तो वो बड़े खुश हुए। अब उन्होंने रूमी को मारने का इंतजाम भी कर लिया था। उन्होंने बुलाया मैगैम्बा को। मैगैम्बा कौन थे? ये एक अफ्रीकन ही थे। इनको बुलाने की पहली वजह तो ये थी कि ये अफ्रीका में काफी अरसे तक काम कर चुके थे, एम्ब्रोस के आसपास के एरिया को जानते थे, तो इसलिए उस बात में फिट बैठते थे। दूसरी बात ये थी कि ये थे सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, और जो प्लान बना था वो ऐसा कि एम्ब्रोस के पास मिलने के लिए एक सिक्योरिटी की स्पेशलिस्ट टीम जाएगी जिसको कि कैनेडियन गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी। अब कनाडा वैसे तो ऐसा एक देश है कि यहाँ पर करप्शन वगैरह नहीं होता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, एक सेटअप तैयार कर लो। हालांकि ये सेटअप नहीं था, वो जो मैगैम्बा था वो तो एक्चुअली वाकई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ही था, फौज में काम भी कर चुका था, तो इसमें तो झूठी बात तो कोई नहीं थी। हाँ, ये बात थी कि वो आदमी था डायलन का, तो उन्होंने गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन वगैरह दिलवा के उस टीम को तैयार कर लिया था। तो उसमें मैगैम्बा और रूमी दोनों जाएंगे। तो इसलिए मैगैम्बा को भेजने की एक वजह वो भी थी कि वो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट थे, स्पेशलिस्ट बन के ही वहां जाएंगे जिसको वो वेलकम करेगा एम्ब्रोस, और फिर वहां पर जाकर अपना काम वो करेंगे। मगर तीसरी सबसे बड़ी वजह ये थी भेजने की कि ये मैगैम्बा ने जब वो अपने अर्ली टीन्स में थे, मतलब कुछ 14-15 साल के ही थे, तब अपने भाई की जान अपने हाथों से ली थी। दरअसल बात ऐसे था, इनका भाई इनसे बड़ा था, पेरेंट्स उसको ज्यादा पसंद करते थे, मैगैम्बा को उतना पसंद नहीं करते थे मैगैम्बा की हरकतों की वजह से। लड़ाई झगड़ा करे, डिसिप्लिन तोड़े, बैड स्टूडेंट भी था, पैसों की घर में चोरी भी करे। अब खैर पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, बच्चों से दुश्मनी तो नहीं रखते, समझाने की कोशिश करना उनका काम होता है। तो वो उसको समझाने की कोशिश किया करते कि रास्ते को छोड़ दो, लेकिन मैगैम्बा का सोचना यूं था कि ये बहुत ज्यादा भाषण देते हैं, बहुत ज्यादा स्पीच देते हैं, और उससे भी बढ़कर वो ये सोचा करता कि मैं इतना बुरा नहीं दिखाई पड़ता अगर मेरा भाई इतना अच्छा ना होता। खैर एक दिन ऐसे ही कुछ हुआ, वो ऐसी कुछ हरकत कर रहे थे, उनके भाई ने उनको
करते हुए पकड़ लिया, नसीहत करने लगा। इनके दिमाग में पहले से गुस्सा था, शायद जानबूझ के भाई को नहीं मारना चाहते थे। भाई ने रोकने की कोशिश की, इन्होंने बचकर भागने की कोशिश की, उस चक्कर में भाई को चाकू लग गया, भाई मर गया। बद अच्छा बदनाम बुरा, वही बात इनके साथ भी हुई। आदमी शायद इतने बुरे तब तो नहीं थे, लेकिन अब एक तो पुलिस के डर से भागे, कनाडा को छोड़ा, यूएस में छिपके रहने लगे, और फिर ऊपर से डायलन जैसे आदमी के कांटेक्ट में आए। तो एक बार वो बुराई के रास्ते पे उतरते चले गए तो बस वो उतरते ही चले गए उसके बाद में। और वो किसी को भी बेहिचक कभी भी मार सकते थे। इमोशनली उनका अटैचमेंट कभी किसी से नहीं रहता था। उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स की उसके बारे में खोज खबर भी नहीं ली। लेते भी कैसे, पुलिस पकड़ लेती अगर कनाडा आते तो यूएस में वो रहा करते थे छिप छिपा कर इस तरह से। लेकिन डायलन उनके बारे में सब कुछ जानते थे। अब जाहिर सी बात है कि इतने काम का आदमी, इसको कैसे छोड़ा जाए भाई, जिसका बैकग्राउंड आपको पता है, जिसको आप ब्लैकमेल कर सकते हो, जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो तो आपकी टीम का एक अच्छा हिस्सा रहेगा ही। तो जब भी कभी ऐसे कोई मिशन होते जहां पर कि आपको ऑपरेटर को मारने की जरूरत पड़ती, जैसे कि अब वो रूमी को मारने का प्लान कर रहे थे, ऐसे में वो मेगाम्बा को ही हायर करते, उसको बुलाते, उसको इस काम पर भेजते। तो उन्होंने मेगाम्बा को बुलाया, आपके बारे में सारा सेटअप समझाया कि वहां जाना है। उन्होंने कहा कि देखो, हार निकालने का काम तो रूमी कर लेगी किसी तरह से, एक बार वो काम हो जाए तो उसके बाद में रूमी को वहीं खत्म कर देना है और एक्सीडेंट लगे ऐसा, और वो जो नेकलेस है वो लेकर यहां पर चले आना है, इसका पता किसी को न चले। भाई रूमी के साथ ही वो नेकलेस वहीं डिसअपियर हो गया, कहाँ गया किसी को नहीं पता, तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तुम जब एक बार यहाँ पहुंच जाओगे, तुमको यूएस से भी निकाल कर कहीं और भेजने का इंतजाम कर दिया जाएगा। अगले 3 साल तक तुम वहीं चिपके रहोगे, तुमको भले ही ढूंढने की कोशिश करता रहे, एम्ब्रोस ढूंढ नहीं पाएगा। अब मेगाम्बा ने भी दुनिया देखी थी, वो जानते थे कि जो आदमी रूमी को मारने का प्लान कर रहा है वो उनके लिए भी प्लान करेगा। उन्होंने कहा वो तो सब सही है, लेकिन आप ये जो भी कुछ मुझे बता रहे हैं ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ये मेरे एक ट्रस्टेड लॉयर के पास रहेगा, मुझे कुछ भी हो जाता है एक्सीडेंटल या किसी भी तरह से, तो वो इस बात को पुलिस तक पहुंचा देगा, तो आप अपने आप ही मुसीबत में आ जाओगे। देखो भाई, ये डीलिंग की बात है। आप अगर रूमी को प्लानिंग कर सकते हो मारने का, तो हो सकता है कि आपने रूमी को बताया मुझे मार दे, मैं मुश्किल में आ जाऊंगा। डायलन ने कहा ये कैसी बात करते हो, इतने साल से हम साथ में काम कर रहे हैं, क्या मैं तुमको धोखा दिया है? उन्होंने कहा रूमी भी तो आपके साथ पिछले साल 3-4 सालों से काम कर रही है, उसको तो आप आखिर धोखा दे रहे हैं ना। भाई मैं आपके अगेंस्ट में कुछ करने नहीं जा रहा हूँ, एक बार नेकलेस ला के दे दूं, मुझे पैसे मिल जाए, ना मेरा आपसे कोई कॉन्टैक्ट रहे, ना आपका मुझसे कोई कॉन्टैक्ट रहे, 3 साल में चिपके रहूं, लेकिन मेरी जान पर कभी न बने। तो डायलन मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, चलो ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान ली। अब उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया, उसको भी पैसे दे दिए। अब उसके बाद में मेगाम्बा और रूमी ये पहुंचे एम्ब्रोस के विला में। एम्ब्रोस ने उनको सारी विला दिखाई, रूमी को देखा, दिल ही दिल बड़े खुश हुए, जैसे कि उनकी आदत थी, खूबसूरती को तो एडमायर किया ही करते थे। 2 दिन तक के रूमी के साथ बैठकर उन्होंने सारी चीज़ों को देखा अच्छी तरह से, और उसके बाद में मेगाम्बा की जो सिक्योरिटी की जो सारी चीज़ें थी उसको भी उन्होंने समझ लिया कि वो क्या क्या एक्सपर्टीज बता रहे हैं। अब यहाँ पर डायलन, मेगाम्बा या रूमी इतने कॉन्फिडेंटली इस काम को न कर रहे होते अगर उनको ये पता होता कि एम्ब्रोस ने कभी भी डायलन पर से अपनी नजर नहीं हटाई थी। डायलन किस तरह के काम कर रहे हैं इस बात को अच्छी तरह से वो जानते थे। तो अब के बार भी उनको इस बात का पता था कि किसी क्लाइंट ने डायलन से कांटेक्ट किया है और वो उसी नेकलेस को निकलवाना उनसे चाहता है। अगर ये पता होता तो शायद डायलन इन दोनों को न भेजते, या भेज भी देते तो ये दोनों वहां न आते, लेकिन अब ये बात तो उनको पता नहीं थी। और इस तरह से जब ये बात का पता एम्ब्रोस को चल गया था तो उन्होंने अपना जाल बिछा के रखा था। खैर जब 2 दिन निकल गए, उनका दिल अब रूमी की खूबसूरती को देख देख के भर गया। जैसे कि बताया जा चुका है, किसी तरह की बदमाशी या फिजिकल कांटेक्ट बनाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका एक हाथ तो था नहीं, तो उससे उनको बड़ी हिकारत आती थी। हमेशा अपने हाथ को देखकर वो अपने आप पर ही गुस्सा कर लिया करते, लेकिन खूबसूरती को देखकर अपने दिल को तसल्ली भी पहुंचा देते। खैर वो तसल्ली उनके दिल को जब मिल गई कि सारा कुछ ठीक ठाक हो गया, उसने अपने बहादुरी के किस्से वगैरह रूमी को ढेर सारे सुना डाले और उनसे सोचा कि भाई मामला खत्म हो गया। तो तीसरे दिन उन्होंने दोनों को बुलाया एक हॉल में। उनके साथ में उनका एक पालतू पैंथर भी था वहां पर, चीता जिसको हम कहते हैं, वो उन्होंने रखा हुआ था। दोनों को बैठाकर उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब तक के 2 दिन का ये चूहा बिल्ली का खेल बहुत हुआ। मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्यों आए हो।
मैं चाहूं तो तुमको मार सकता हूं, मारने के कई तरीके हैं, गोली मार दूं, इस पैंथर को छोड़ दूं, ये तुम्हारी खबर खुद ही ले लेगा। मगर मैं हूं एक खिलाड़ी, एक शिकारी, शिकार करने का मुझे शौक है। और वही बात यहां पर भी है। आज तक मैंने कभी भी किसी की जान ऐसे सीधे नहीं ली, उसको पूरा पूरा मौका दिया है। यह मौका तुमको भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि देखो, यहां पर तुम्हें करना यह है कि मेरे पास में बहुत सारे वेपन्स वगैरह रखे रहते हैं, तुमको फ्रीडम है, कोई भी वेपन्स चुन लो, चाहे हैंड ग्रेनेड बम चुनो, चाहे गन्स चुनो, मशीन गन्स चुनो, जितने वेपन्स चाहे चुन लो, वेपन्स तुमको मिल जाएंगे। तो वो यहां से तुम ले लोगे। इन वेपन्स को लेकर यहाँ पर सामने में कुछ 3-4 व्हीकल्स हैं, अलग अलग तरह की जीप्स है, वैन्स है, बहुत सारे हैं, किसी एक को चुन लो। एक बात याद रखो, जिसको भी चुनोगे उसके अंदर में लिमिटेड गैस है, जो पेट्रोल है वो लिमिटेड है। एक बार ये हो जाए तो तुम यहां से जाने के लिए फ्री हो। ये रहा नेकलेस, ये नेकलेस मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। नेकलेस तुम्हारे पास है, व्हीकल तुम्हारे पास है, वेपन्स तुम्हारे पास है, और यहां से 15 मिनट का वक्त भी तुम्हारे पास है। इसके पहले मैं अपने गार्ड्स को, अपनी टीम को अलर्ट नहीं करूंगा। 15 मिनट के बाद अलर्ट करूंगा, वो तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देंगे। 1 घंटे के बाद में मैं यहाँ के जो आर्मीज है तीनों तरफ की, उनको भी अलर्ट कर दूंगा। उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारा हुलिया वगैरह कि तुमको ढूंढ के निकालना है। इसके अलावा रात शाम के वक्त में, आधी दोपहर के बाद में या करीब करीब शाम के वक्त में, यहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। मैन ईटर है, पकड़ के जिंदा खा जाते हैं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनके वो रिलीजन में कुछ इस तरह से लिखा है कि दिन में शिकार नहीं करना है, तो उनके हाथ में तुमको नहीं पड़ना है। और फिर शाम में, जैसे कि तुम जानते हो, यहाँ के जितने भी जंगली जानवर होंगे वो भी एक्टिव हो जाएंगे। वैसे तो दिन में भी मिल सकते हैं, लेकिन शाम में, रात में उनका खतरा ज्यादा होता है। ये सारा कुछ है, इनसे तुमको बच के निकलना है। तो मैगाम्बा उस पर भड़क गया। उसने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो पहली बात ये झूठ है कि हम चोरी के लिए आए थे। उसने कहा कि इस पे बहस करने में वक्त मत लगाओ, 15 मिनट का वक्त ही तुम्हारे पास में रहेगा, उसका इस्तेमाल करना है। तो उसने कहा कि फिर ये बराबरी का मुकाबला कैसे हुआ? हम इसको लेकर, जीप को लेकर तो एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे, इसमें तो आप कह रहे हैं कि लिमिटेड इसके अंदर में गैस है। उसने कहा कि बाकी की बातें मैं तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी बहादुरी पे छोड़ता हूं। मैं जानता हूं कि एयरपोर्ट तक जाने के लिए काफी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको एयरपोर्ट तक पहुंचना है। अब तुम दोनों कैसे पहुंचोगे, इस वेपन का इस्तेमाल कैसे करोगे, किस तरह से यहां से जाओगे, ये तुमको तय करना है। रूल्स मैंने बता दिए, रूल्स तोड़ोगे तुमको तभी मार दिया जाएगा। जैसे मान लो कि तुमने एक के बजाय 2 व्हीकल लेने की कोशिश की, या एक व्हीकल से तुमने गैस निकाल कर दूसरे व्हीकल में डालने की कोशिश की, तो तुमको मार दिया जाएगा। ये तुम नहीं कर पाओगे। और उन्होंने कहा कि तुम्हारा टाइम अब शुरू होता है। खैर उनके पास कोई चारा नहीं था, दोनों भाग कर गए, एक व्हीकल को चुना, कुछ वेपन्स चुने, और फिर वहां से वो जीप में बैठकर तेजी के साथ में वहां से निकले, क्योंकि उनको उस तरह की जीप चाहिए थी जो फास्ट चले। वहां से निकले तो जैसे वो उसके अंदर बैठे तो मैगाम्बा ने कहा कि वो नेकलेस मेरे हवाले करो, उसकी हिफाजत मैं करूंगा। अब रूमी देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैगाम्बा काफी ताकतवर, लंबा चौड़ा, 6.5 फीट का अफ्रीकन, और बेचारी नाजुक सी लड़की, उससे क्या मुकाबला करे। तो उसने सोचा कि इस वक्त उसको दे ही देती हूँ। उसने वो नेकलेस निकाला, उनके हवाले कर दिया। उसने नेकलेस को अपने गले में पहन लिया। अब वैसे अफ्रीकन को इस तरह से शौक भी होता है इन सारी चीजों का, तो खैर उसने पहन लिया। किस तरह से वो तेजी से आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसने देखा कि मैगाम्बा का कंट्रोल कार पर से व्हीकल पर से छूट रहा है। एक जगह उसने व्हीकल लगा दिया, कुछ गहरी गहरी सांसें लेने लगा, फिर उसके मुंह से झाग निकलने लगी, फिर उसकी मौत हो गई। तो रूमी ने सोचा कि ये बात है, इसने खाने में पहले ही जहर मिला दिया है, और मैगाम्बा के खाने में जानबूझ के मिलाया है, क्योंकि अफ्रीकन है, यहाँ की चीजों को जानता है, बच के भाग जाएगा। अगर मेरे खाने में जहर मिलाया होता तो मुझे भी अब तक किस तरह के दौरे पड़ जाते, इससे मैं फिलहाल तो बच गई हूं। तो उसने खैर वहां से वो निकाला, उस नेकलेस को अपने पास में रखा, और उस व्हीकल को लेकर मैगाम्बा की लाश को उसने वहीं छोड़ दिया। व्हीकल को लेकर वो आगे गई, लेकिन आगे का प्लान उसके दिमाग में था। कहते हैं ना कि बहादुरी से ज्यादा आपके पास में चालाकी होनी चाहिए। तो पास में एक नदी थी, वहां पर वो पहुंची, एक किसी का वहां पर याच वगैरह, बोट वगैरह खड़ी थी। उसको उसने कहा कि देखो भाई, ये एक व्हीकल है, जानते हो कि याट से इसकी कीमत 10 गुना ज्यादा होती है, मगर मुझे इस वक्त तुम्हारे बोट की जरूरत है, मैं इससे तुमसे एक्सचेंज कर रही हूँ। उसने उसको वो व्हीकल दिया, उससे बोट ली, और वहां से निकालते हुए किस तरह से वो निकली, और फिर वो उस एरिया को उसने पार किया उस नदी के भरोसे, और फिर आखिर में जाके वो पहुंची एयरपोर्ट पर, और वहां से सीधा वो पहुंची डायलन के पास। डायलन को उसने सारी बातें बताई भी कि मैगाम्बा की मौत हो गई। पहले डायलन को झटका लगा कि भाई ये कैसे हुआ, मरना तो लड़की को चाहिए था, और उसको के हिसाब से मर गया डायलन, मगर उसको इससे उनको कोई मतलब नहीं था, मर गया मैगाम्बा।
मगर इससे उनको कोई मतलब नहीं था, उनको नेकलेस मिल रहा था। रही रूमी की बात, तो रूमी को मारने के लिए उनके पास में वक्त था, तो उन्होंने एक ट्रैप तैयार किया। रूमी से कहा कि देखो रूमी, 2 दिन के बाद मुझे मिलो, तुम्हारे लिए एक और असाइनमेंट है। असाइनमेंट तो खैर नहीं था, रूमी को कैसे मारना इसका वो प्लान कर रहे थे। ये कहा कि बच्चे में पैसे है, इसको लेकर जाओ, बाद में आके मिलना। रूमी ने कहा ठीक है, पैसे लेके चली गई। मगर अगले दिन ही उसको पेपर में खबर मिली कि भाई इनकी मौत हो गई है मिस्टीरियस कंडीशन में, डायलन की, और वो नेकलेस भी मिला है, और वो चुराया हुआ नेकलेस है, और वो नेकलेस तो प्रॉपर्टी है एमरोज की। तो गवर्नमेंट यहां से ये इंतजाम कर रही है कि वो नेकलेस एमरोज के पास पहुंच जाए, और ढूंढ रही है उसको जिसने इस नेकलेस को चुराया है। अब इसके लिए तो यहां से बच के भागना जरूरी था, तो उसने सारे पैसे समेटे, अपने काम के बारे में और डायलन के बारे में सोचना बंद किया, जाके यूरोप में मिली, रॉजर के साथ में शादी ब्याह की, वहां सेटल हो गई। मगर यहां पर 2 बातें थी जो वो नहीं जानती थी। पहली बात ये कि वो मौत से कैसे बच गई। अब जैसे कि होरोस्कोप है, होरोस्कोप तो खैर सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, जो भी है, मगर जो बात वो नहीं जानती थी वो ये कि गलती से डायलन ने उसका होरोस्कोप भेजने की जगह अपना होरोस्कोप अपने गुरु के पास भेज दिया था, और गुरु ने सच्ची कहा था कि मौत जहर से 2 हफ्ते में हो जाएगी, होरोस्कोप वाले की होगी। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि रूमी की मौत होगी, तो उनकी मौत हो गई। अब मौत हुई कैसे, इसकी भी वजह थी। इस बात को एमरोज अच्छी तरह से जानते थे कि रूमी या मोगैम्बा दोनों ही वहां से निकलकर बचकर जा सकते हैं। उन्होंने जानबूझकर उस नेकलेस पर एक जहर की परत चढ़ा दी जो कि इंजेस्ट होता है बॉडी में, जब आपके स्किन के कांटेक्ट में आता है तो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। मोगैम्बा ने उस नेकलेस को पहना, उसके बॉडी के अंदर वो एंटर हो गया। मगर चूंकि रूमी को पहले से ही मेटल से एलर्जी थी, उसने उसे नहीं पहना था, अपने बैग में रख लिया था, इससे वो बच गई थी, क्योंकि उसने ग्लव्स पहन रखे थे, उसको बैग में रखा और लेकर वो आ गई। लेकिन उसके बाद में जब उसने वो नेकलेस निकाल कर डायलन को दिया, डायलन ने टच किया और उसी जहर ने उसकी जान ली, तो वो होरोस्कोप नहीं था जिसने उसकी जान ली, बल्कि उस नेकलेस ने उसकी जान ली थी। और इस तरह से एम्ब्रोज ने अपना जो स्कोर था वो सेटल कर लिया था। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो यहाँ रखे, उनके जवाब आपको देता हूं।